हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट एंड वी वर डिस्कसिंग न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मार्जिनस रेवोल्यूशन पे हमने छोड़ा। हमने देखा फर्स्ट पार्ट में कि क्लासिकल्स में जो है एग्रीगेशन एनालिसिस है, उसके बाद एग्रीगेशन से फिर जब मार्जिनलिज्म आता है, मार्जिनलिस्ट रेवोल्यूशन आता है, तो वो एग्रीगेशन से फिर मार्जिनल पर शिफ्ट करता है। ठीक है, और फिर जो मार्जिनलिज्म है उसका जो आइडिया है वो फिर आगे न्यू क्लासिकल्स भी उसको एड ऑन करते हैं अपने फ्रेमवर्क में। ठीक है, बट इससे पहले भी कुछ घटना है उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो यहाँ पे 1939 से लेकर के फिर 1946 एंड इवन 1950 तक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये हैरड डोमर मॉडल का टाइम है। ठीक है, इसको हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का टाइम भी मानते हैं, हालांकि 1945 का माना जाता है वो। ठीक है, 1945 से लेकर के बाद का जो पीरियड है, तो यहाँ पर हैरड डोमर मॉडल होता है एक। ये न्यू क्लासिकल मॉडल नहीं है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट इसको डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि हमें जो न्यू क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ठीक से हमें समझ आए। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली भी समझ आए और उनका काम भी समझ आए। तो हैरड डोमर मॉडल जो है ये आपने पढ़ा होगा, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये पहला ही मॉडल होता है। ठीक है, ये बेसिक है, फाउंडेशनल है। नाउ व्हाट हैपेंस कि 1939 में हैरोल्ड ने अपना मॉडल दिया, उसके बाद डोमर 1946 में सेम चीज़ कंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको जो है एक ही साथ जोड़ दिया गया इकोनॉमिस्ट द्वारा कि भाई ये एक ही मॉडल है, उसको एक साथ ही पढ़ाया जाता है। ठीक, तो उसके बाद द मॉडल, दिस हैरोल्ड डोमर मॉडल हैज़ बीन डोमिनेंट ड्यूरिंग 1939 टू 1950। ठीक है, 1939 से लेकर के लंबे समय तक ये डोमिनेंस रहता है इसका। मतलब सभी लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई ये जो कह रहा है वो ठीक है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे हैरड डोमर मॉडल जो है, जिन्होंने स्टडी किया होगा उनको पता होगा कि एक नाइफ एज कंडीशन ये सजेस्ट करता है। नाइफ एज कंडीशन, नाइफ एज कंडीशन क्या होती है कि एक ऐसा, मतलब नाइफ एज जिसको इसलिए माना गया है कि एक ऐसी एक तलवार की धार है। ठीक है, एक रेजर शार्प जो है एक वो है, और फिर उस पर इकोनॉमी रन करेगी एंड दिस इज द रूट। अगर इस रूट को इकोनॉमी फॉलो नहीं करती है तो इकोनॉमी जो है वो क्रैश करेगी, कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमी स्मूथली रन नहीं करेगी। अब ये जो नाइफ एज ये है क्या, इसको हम थोड़ा देखेंगे एंड देन फिर हम मूव करेंगे क्लासिकल न्यू क्लासिकल्स पे। ठीक है। तो ये जो है हैरड डोमर मॉडल ये सजेस्ट करता है कि जैसा आपने पढ़ा होगा हैरड डोमर मॉडल में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो ये नाइफ एज कंडीशन क्या बताती है, तीन तरीके के ग्रोथ रेट हैं। जी, जी डब्ल्यू और जी एन। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये नाइफ एज कंडीशन है। अब ये जी जो है ये डिनोट करता है आपका एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ। इसी तरीके से जी डब्ल्यू डिनोट्स वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। तीसरा है जी एन, जी एन डिनोट करता है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। ये तीनों बराबर होने चाहिए। अगर ये तीनों एक दूसरे से जरा भी ऊंचे नीचे, जरा भी फ्लक्चुएट किया, बराबर नहीं हुए तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्रैश करेगी, स्मूथली रन नहीं करेगी। ठीक है, फंक्शनल नहीं होगी। अब ये जो नाइफ एज कंडीशन है
ये एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पर इकॉनमी जो है परफेक्टली इस रूट पर नहीं चल सकती है, ठीक है। तो इसी रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू दिस नाइफ एज कंडीशन, न्यू क्लासिकल्स, देखिए अर्लियर न्यू क्लासिकल्स ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो हेरोडोमर पहले के लोग हैं, ठीक है। जो अर्लियर न्यू क्लासिकल्स हैं उसमें एल्फ्रेड मार्शल हैं, विल फेरेडो पेरेटो हैं, और भी कुछ नाम है, ठीक है। वो हेरोडोमर पहले, इससे पहले के लोग हैं। बट जो लेटर जो न्यू क्लासिकल्स हुए जैसे रॉबर्ट सोलो एंड ट्रेवर स्वैन, ये दोनों जो इकोनॉमिस्ट हैं, नाम लिखूंगा यहां, रॉबर्ट सोलो एंड ट्रेवर स्वैन, ठीक है। अब यहां पर 1950s तक तो वो, सॉरी 1950 तक, नॉट 50s, 1950 तक हेरोडोमर मॉडल का डोमिनेंस रहता है। फिर 1950s में, ठीक है, 1950s में ये जो दोनों इकोनॉमिस्ट हैं ये नियो क्लासिकल्स हैं, ठीक है। ये न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं 1950s में। और जो आपने सोलो का मॉडल भी पढ़ा होगा जो 1956 में आया, वो प्लेलिस्ट में है, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी जहाँ पे आप कंफर्टेबल समझें वहाँ आप समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये जो सोलो हैं, रॉबर्ट सोलो और ट्रेवर स्वैन मिल करके 1950s में न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं इन रिस्पॉन्स टू दिस रिजिड कंडीशन, दिस इज नॉन एज नाइफ एड्ज कंडीशन, कि एक शार्प एड्ज है, ठीक है, जो जिस पे इकॉनमी चलती है, और अगर उस रूट को वो फॉलो नहीं करती है, मतलब ये इस पर चलना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है रियल में कि एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं, ठीक है। तो यहां पर नया जो न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है वो अब अपना सजेशन देते हैं कि इकॉनमी में ये एलिमेंट्स होते हैं और इकॉनमी ऑटोमेटिकली जो है वो ऐसा वो जो है ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है। उसके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और जब हम इन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो हमें पूरा न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ आ जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इन 5 पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे और थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें ये पूरा का पूरा मॉडल, ये जो थ्योरी है ग्रोथ की, ये समझ आ जाएगी। और जो 1956 में सोलो ने जो मॉडल दिया है, जो सोलो नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो वो भी, उसको समझने में भी हमें मदद मिलेगी। नाउ पहला पॉइंट जो है दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, डिमिनिशिंग मार्जिनल, ये इसमें मार्जिनल वर्ड आ रहा है, ये कहां से, ये मार्जिनलिज्म से आया, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टीडी स्टेट इक्विलिब्रियम, स्टीडी स्टेट इक्विलिब्रियम। ये फ्रेमवर्क की असेंशियल चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली एक इकॉनमी में होती हैं, ऐसा न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क बोलता है, ठीक है, कि ये जो ये चीजें इकॉनमी में होती हैं और इसलिए इकॉनमी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है और वो लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग रन पे इकॉनमी अपने आप इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है, ठीक है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट है एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एक्सोजीनियस
टेक्नोलॉजिकल सॉरी लॉजिकल प्रोग्रेस। पांचवा और जो लास्ट पॉइंट है इसमें, कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल सॉरी कंडीशनल कन्वर्जेंस। अब ये जो 5 पॉइंट हैं, पहले हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल से स्टार्ट करेंगे और इसको हम जो है एक-एक करके इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है? एंड देन हमारा जो ग्रोथ एंड जो न्यू क्लासिकल्स थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो इसी के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है?